नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। आपके फेवरेट शो मारो राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बात करते हैं बेहद प्रचंड पड़ रही गर्मी की। प्रदेश में मई के पहले हफ्ते में ही गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। पारा उबल रहा है और लू ने लोगों को प्रभावित करना भी शुरू कर दिया है। ये खास रिपोर्ट इस पर देखिए। गर्मी से हालत लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मंगलवार को राजस्थान के ज्यादातर शहरों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। 7 शहरों में पारा 43 डिग्री के ऊपर पहुंचा और बाड़मेर में सर्वाधिक 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने बुधवार यानी आज के लिए बाड़मेर और जैसलमेर में भीषण गर्मी की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। जयपुर में पारा 2.9 डिग्री से बढ़कर के सीजन में पहली बार 44 डिग्री पार पहुंचा और 44.1 डिग्री के साथ सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। चिलचिलाती धूप के साथ झुलसाने वाली लू ने हाल बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 2 दिन हीट वेव का असर रहेगा। पाकिस्तान से आने वाली हवाओं से तापमान के 1 से 2 डिग्री बढ़ने की संभावना है। आज अलवर, भरतपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, करौली, धौलपुर और झुंझुनू में भीषण लू चलेगी। वहीं 9 मई को पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के अलावा कोटा, बारां, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर और बांसवाड़ा में लू अलर्ट जारी किया गया है। वहीं तापमान की बात करें तो बाड़मेर में 45.2, जैसलमेर में 44.5, श्रीगंगानगर में 44.2, जयपुर में 44.1, फलौदी में 44.0, बीकानेर में 43.6, कोटा में 43.3 और जोधपुर में 42.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बाड़मेर 45.2, जैसलमेर 44.5, श्रीगंगानगर 44.2, जयपुर 44.1, फलौदी 44.0, बीकानेर 43.6, कोटा 43.3, जोधपुर 42.7। मार्च अप्रैल में कम पड़ने के बाद मई में गर्मी अचानक से बढ़ गई। एक हफ्ते में ही पारा 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। बीते 10 साल में मई 2016 में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी थी, जब तापमान 46.5 डिग्री पहुंच गया था। ये बीते एक दशक में सर्वाधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। हेरिटेज नगर निगम जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। अतिक्रमण के खिलाफ हेरिटेज निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पोलो विक्ट्री स्थित होटल क्लिक कनेक्शन में ये कार्रवाई की गई। होटल परिसर में बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। हेरिटेज निगम की सतर्कता शाखा ने कार्रवाई को अंजाम दिया है तो अतिक्रमण मुक्त कराया गया है ये इलाका। हेरिटेज नगर निगम जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ हेरिटेज नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया। पोलो विक्ट्री स्थित होटल क्लिक कलेक्शन में ये कार्रवाई की गई है, जहां पर परिसर में बने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम किया गया है। हेरिटेज निगम की सतर्कता शाखा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बांसवाड़ा से खबर है, जहां पर दानपुर थाना क्षेत्र के छात्रा के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करने वाले मुख्य आरोपी कालू को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक छात्रा से गैंगरेप के बाद उसे जान से मारने की कोशिश की गई है। रेप के बाद दरिंदों ने तलवार से उसके हाथ की 2 उंगलियां और अंगूठा भी काटकर अलग कर दिया। आरोपी उसे शादी का दबाव बना रहे थे। इनकार करने पर उसने दोस्तों के साथ हमला किया। घायल का इलाज उदयपुर में जारी है और उसके चेहरे, सिर और हाथ पर कई टांके आए हैं। केलियापाड़े की युवती के द्वारा जहर इलाज अस्पताल बांसवाड़ा में इतला दी गई कि उसके साथ 2 लड़कों ने, जिसमें कालू राम और एक जीतू नाम का लड़का था, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसको साथ तलवार से जानलेवा हमला कर चोटें पहुँचाई। इस पूरे मामले में युवती का इलाज कराया गया। उसके मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष बयान लिखित कराया गया। युवती अभी उदयपुर एमडी हॉस्पिटल में उपचाररत है। इस प्रकरण में आरोपी कालू राम को दस्तयाब कर गिरफ्तार कर लिया गया।
मुस्लिम आरक्षण पर लालू यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने आ गए हैं। लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण की वकालत की, जिसके बाद पीएम मोदी ने लालू यादव को जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष का सच सामने आ गया है। हालांकि कुछ ही देर बाद लालू ने अपने बयान से यू टर्न भी ले लिया, लेकिन तब तक उनके बयान पर हंगामा मच चुका था। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। महज 6 घंटे के अंदर आरजेडी सुप्रीमो को अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ा और अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी। लेकिन तब तक लालू का बयान सियासी गलियारों में हाहाकार मचा चुका था। आरक्षण पर लालू के बयान की टाइमिंग देखिए, उसके बाद आपको इसके मायने समझ में आएंगे। तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका था। 2 चरणों की वोटिंग के बाद तीसरे फेज में भीड़ ज्यादा नजर आने लगी। तभी लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण के सुलग रहे मुद्दे में घी डाल दी। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। लालू के बयान ने चुनाव के दिन मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस छिड़ गई। लालू के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने फौरन पलटवार कर दिया। कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए, उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हम पहले से ये कहते रहे हैं कि ये ओबीसी आरक्षण को काटकर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहते हैं। अब लालू के बयान ने बीजेपी को नया हथियार दे दिया है। वहीं मंगलवार को तीसरे चरण के मतदान के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने राम मंदिर को लेकर ऐसा बयान दिया कि सियासी गलियारों में बखेड़ा खड़ा हो गया। क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। वो मंदिर तो बेकार का है, वो मंदिर तो बेकार का है। क्या कहेंगे राम गोपाल यादव? राम मंदिर पर ये कैसी सियासत? सैफई में सनातन के अपमान की नई स्क्रिप्ट। तीसरे चरण के सियासी पिक्चर के बीच विवादों की एक नई पटकथा तैयार हो चुकी है। इस पटकथा के लेखक कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव, जिन्होंने राम मंदिर के नक्शे को पहले तो गलत बताया और फिर राम मंदिर को ही बेकार बता दिया। राम मंदिर के दर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री ने बोला, राम का अपमान है जो लोग रोज राम के दर्शन करते हैं, पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है। बेकार का है और क्या, मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। ये मंदिर तो आपने करोड़ों राम भक्त की इच्छाओं के बाद बनाया वो राम मंदिर। राम भक्त इन्होंने नहीं दिया था, नक्शा ठीक नहीं बना, उसका वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया मंदिर को। राम गोपाल यादव ने ये बयान उस वक्त दिया जब सैफई में पूरा यादव परिवार मौजूद था और वोट डाले जा रहे थे। इसलिए बीजेपी को बैठे बिठाए राम गोपाल यादव ने
नया मुद्दा दे दिया। दोनों का जो चरित्र है यह हिंदू विरोधी है और राम विरोधी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने वाले लोग हैं, ये लोग हैं। तो इनसे ये उम्मीद करना कि ये भारत की आस्था का सम्मान कर सके, इन लोगों से उम्मीद करना ही अपने आप में बेईमानी है। रामगोपाल यादव का जो बयान है, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। राम मंदिर पर किस प्रकार से ये लोग अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। करोड़ों राम भक्तों ने 500 वर्ष का इंतजार किया, तब राम मंदिर आया, परंतु आज वो कह रहे हैं राम मंदिर बेकार है। क्या किसी और धर्म के स्थल के बारे में ऐसा बोला जा सकता है? कतई नहीं बोला जा सकता, ना बोला जाना चाहिए। पर केवल हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, ये बन चुका है इंडी अलायंस का चरित्र। परंतु करोड़ों राम भक्तों की आस्था और उनकी पूरी के पूरे विश्वास पर चोट करने वाला ये बयान, अपमानित करने वाला ये बयान, ये राम विरोधी चेहरा है समाजवादी पार्टी का। और इसीलिए जिस प्रकार के वक्तव्य लगातार इंडी अलायंस का, राम मंदिर को लेकर अपमानजनक बयानबाजी का ये कोई पहला मामला नहीं। राजनीतिक हितों की सियासत में सनातन को लगातार टारगेट किया जा रहा है। यही वजह है कि यह मुद्दा और आगे तक जाने वाला है, क्योंकि सवाल राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता पर उठाए गए। और इस बीच नागौर से बड़ी खबर है, जहां पर सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार हुआ है 5वां आरोपी। नागौर के बासनी का ये निवासी बताया जा रहा है। आरोपी मोहम्मद रफीक चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मारवाड़ जंक्शन से उसकी गिरफ्तारी की। आरोपी बताया जा रहा है कि मुंबई में डेयरी चलाता था, सलमान के घर की रेकी में शामिल रहा था। अब मुंबई क्राइम ब्रांच पूछताछ में जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में नागौर से बड़ी खबर है, जहां पर 5वें आरोपी को नागौर के बासनी से गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है मोहम्मद रफीक चौधरी, जो मुंबई में डेयरी चलाने का काम करता था। अब महेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, उनसे अपडेट ले लेते हैं। महेंद्र, इस 5वें आरोपी मोहम्मद रफीक चौधरी तक कैसे पहुंची पुलिस? देखिए, खबर ये सामने आ रही है कि मोहम्मद रफीक चौधरी यहाँ मुंबई में मास्टरमाइंड की भूमिका निभा रहा था और यही वो व्यक्ति है जो अनमोल बिश्नोई के संपर्क में था, जो लॉरेंस का भाई है। और इसी को लेकर पुलिस ने पूरा लिंक जोड़ा और क्राइम ब्रांच की टीम ने इसे मारवाड़ जंक्शन से गिरफ्तार किया है। ये नागौर के बासनी गांव का निवासी है और मुंबई में दूध की डेयरी चलाता था और वहां से ये फरार हो गया। जब पूरा घटनाक्रम हुआ और पुलिस जब इसकी तलाश करने लगी तो मोहम्मद रफीक चौधरी को अब क्राइम ब्रांच ने मारवाड़ जंक्शन से गिरफ्तार किया। बासनी गांव में भी दबी सदी इस तरह की खबरें आ रही है। महेंद्र, इसकी पूरे मामले में भूमिका क्या थी? क्या ये बात निकलकर अब सामने आई है? देखिए, भूमिका को लेकर बड़ी खबर ये आई है कि दो शूटर हैं दोनों, इन्होंने मुंबई पहुंचने के बाद इसी से संपर्क किया था और इसी के निर्देश पर आगे गोलियां चलाई थी। ये बड़ी भूमिका, फिर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ही बन गई इसमें, और ये अनमोल बिश्नोई के संपर्क में था। इस तरह की खबरें भी सूत्रों से मिल रही है। तो इन सारी चीजों को, अभी इसकी गिरफ्तारी हुई है, क्राइम ब्रांच सब चीजों को तस्दीक करेगी, उसके बाद कोई आगे की चीजें स्पष्ट हो पाएगी। महेंद्र, जाहिर तौर पर पूछताछ बहुत महत्वपूर्ण है और कई अब खुलासे होने की भी उम्मीद जगी है, लेकिन इन सब के बीच में क्या ये जानकारी मिल पाई है कि लॉरेंस बिश्नोई से कब से संपर्क में था ये शख्स? देखिए, खबर ये आई है कि लॉरेंस का जो भाई है अनमोल बिश्नोई, वो इसके संपर्क में था और इन दिनों वो अमेरिका के कैलिफोर्निया क्षेत्र में बताया जा रहा है। अब संपर्क के साथ साथ एक जानकारी ये भी है कि इस रफीक चौधरी ने अनमोल को एक वीडियो बनाकर भी भेजा सलमान के घर का, और उसके बाद इनको हिंट दिया गया कि अब आगे का काम करना है। तो उसके बाद जो शूटर है दो, वो यहाँ
रफीक चौधरी के पास आए थे और आगे के निर्देश पर उन्होंने गोलियां चलाई। एक बात ये भी है, घटना को अंजाम दिया जाए, रेकी कर पूरे रिसर्च कर यहाँ पर शूटर्स को मुहैया कराया गया था इस शख्स की तरफ से जिसकी गिरफ्तारी हुई है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अगली खबर जोधपुर से है जिसे ब्लू सिटी कहा जाता है। ब्लू सिटी को बचाने की कवायदें अब शुरू हो गई हैं। भीतरी शहर की गलियों में आकर्षक पेंटिंग की जा रही है। नगर निगम उत्तर का यह विशेष प्रयास है ताकि लुप्त होती ब्लू सिटी को जिंदा किया जाए। राजस्थानी आर्ट की पेंटिंग यहां पर की जा रही है। पेंटिंग जो बनाई जा रही है वो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। शहर में एक बार फिर कहा जा सकता है कि ब्लू सिटी का स्वरूप लौट रहा है। अब आपको ले चलते हैं दौसा, जहां पर गोदाबास गांव से सटे पहाड़ी क्षेत्र में मंगलवार शाम अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। करीब 5 किलोमीटर दूर से ही आग की लपटें देखी जाने लगी। अब तक 2 अलग अलग जगहों पर करीब आधा किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्र में आग फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम पहुंची, वन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन दमकल के लिए रास्ते नहीं होने की वजह से कई किलोमीटर दूर तक ये वहां पर जो टीम थी वो अटक गई। दूसरी ओर टीम जो दूसरी पहुंची यानी कि वन विभाग की टीम थी वो पहुंची। ग्रामीणों की मदद से अलग अलग टीम बनाकर पहाड़ी पर चढ़ाकर आग बुझाने की कोशिशें की गई। शाम करीब 6 बजे ये आग लगी और रात के 2 बजे आग पर काबू पाया जा सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर में श्री राजा राजेश्वरी स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री चुनावी रैली से पहले भगवान शिव का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। आज पीएम की करीमनगर और वरंगल में चुनावी सभा भी है। 13 मई को तेलंगाना में मतदान होना है, जिसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां और चुनाव प्रचार चल रहा है। तो तेलंगाना के करीमनगर की तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए श्री राजा राजेश्वरी स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। और इसके बाद यहां पर चुनावी रैली होगी, लेकिन उससे पहले भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। भगवान शिव के दरबार में पहुंचकर माथा टेका, पूजा अर्चना की। आज करीमनगर और साथ ही वरंगल में चुनावी सभा है। आपको बता दें कि 13 मई को तेलंगाना में पोलिंग होनी है। उससे पहले धुआंधार चुनावी प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खबर जयपुर से है, जहां पर मंगलवार को सचिवालय में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के संबंध में अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि नई सार्वजनिक पार्किंग के निर्माण के लिए कार्य योजना बनाई जाए। मौजूदा सार्वजनिक पार्किंग स्थानों की पूरी उपयोगिता हो। मैरिज गार्डन, होटल्स, रेस्टोरेंट्स की सुदृढ़ पार्किंग व्यवस्था हेतु आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बैठक की अध्यक्षता में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि जयपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को एक साथ काम में तेजी लानी होगी।